जब भी घर में कोई फीमेल कंसीव करती है तो जैसे घर में खुशी की लहर दौड़ जाती है। हर समय कोई ना कोई फैमिली मेंबर बच्चे की बात करता रहता है। होने वाले पेरेंट्स बच्चे को लेकर तरह तरह के सपने सजाने लगते हैं। और जब बच्चे की डिलीवरी का टाइम आता है, बच्चा जन्म लेता है और डॉक्टर बताता है कि बच्चा डाउन सिंड्रोम है, तो सबसे पहले तो पेरेंट्स शॉक रह जाते हैं कि आखिर डाउन सिंड्रोम क्या है। और जब थोड़ा संभलते हैं तो उनके मन में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं कि डाउन सिंड्रोम क्या है, क्यों होता है, इसके क्या क्या अफेक्ट होते हैं। हमने तो प्रेगनेंसी के दौरान भी बहुत ध्यान रखा, सभी तरह से केयर की, फिर हमारे बच्चे के साथ ही ऐसा क्यों हुआ, हमारे बच्चों को फ्यूचर में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, क्या सब कुछ ठीक होगा, और ना जाने कितने ही क्वेश्चंस इन पेरेंट्स के ब्रेन में घूमते रहते हैं। माय फ्रेंड, अगर आपके मन में भी डाउन सिंड्रोम से रिलेटेड कुछ इसी तरह के क्वेश्चंस हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। हेलो माय फ्रेंड, माई सेल्फ संगीता सिंह, रिहेबिलिटेशन काउंसलर एंड कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट। यू आर मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल ब्लूमिंग लाइफ। माय फ्रेंड, आज मैं आपको डाउन सिंड्रोम से रिलेटेड कुछ इस तरह के क्वेश्चंस के आंसर दूंगी। इसके लिए बने रही मेरी वीडियो के एंड तक। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू, अगर नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरीके से और भी वीडियो लेकर मैं आपसे जुड़ती रहूं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि डाउन सिंड्रोम क्या है और ये क्यों होता है। माय फ्रेंड, डाउन सिंड्रोम एक क्रोमोसोमल प्रॉब्लम है जो कि क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटी की वजह से होती है। जैसा कि हम सभी को पता है कि पूरी ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर डिफरेंट सेल के मिलने से बनता है और हर सेल में सिवाय सेक्स सेल के 46 क्रोमोसोम होते हैं। जब स्पर्म के 23 क्रोमोसोम ओवम के 23 क्रोमोसोम से मिलते हैं तो टोटल 46 क्रोमोसोम बनते हैं, जो कि मेल और फीमेल के क्रोमोसोम दो दो के पेयर में होते हैं। तो कंसेप्शन की प्रोसेस कंप्लीट होती है और एक नॉर्मल बच्चे का जन्म होता है। लेकिन जब कंसेप्शन के टाइम स्पर्म के 23 क्रोमोसोम ओवम के 24 क्रोमोसोम से मिलते हैं तो ऐसी कंडीशन में क्रोमोसोम की संख्या 46 होने की बजाय 47 हो जाती है, जिससे कि ट्राइसोमी डिसऑर्डर या डाउन सिंड्रोम की प्रॉब्लम होती है। डाउन सिंड्रोम में हमेशा 21 नंबर के क्रोमोसोम में अबनॉर्मलिटी होती है, उसमें 2 की बजाय 3 क्रोमोसोम हो जाते हैं। एज ए रिजल्ट डाउन सिंड्रोम के बच्चे का जन्म होता है। डाउन सिंड्रोम के बारे में सबसे पहले डिस्कवर ब्रिटेन के फिजिशियन डॉक्टर लैंगडन डाउन ने 1866 में की थी। पहले इस प्रॉब्लम को मंगोलिज्म कहा जाता था क्योंकि डाउन सिंड्रोम के जो बच्चे होते हैं इनकी फिजिकल अपीयरेंस मंगोलियन जाति के लोगों से काफ़ी कुछ मिलती जुलती है। लेकिन जब इन लोगों ने इस नाम पर ऑब्जेक्शन उठाया तो WHO ने इसका नाम डॉक्टर लैंगडन डाउन के नाम पर डाउन सिंड्रोम रख दिया। डाउन सिंड्रोम को डाउन ट्राइसोमी भी कहा जाता है। कई बार जब बच्चा डाउन सिंड्रोम पैदा हो जाता है तो पेरेंट्स को लगता है कि हमारी फैमिली में तो पहले कभी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई, हमारी फैमिली में तो पहले कोई डाउन सिंड्रोम का पर्सन था ही नहीं। तो माय फ्रेंड, मैं आपको ये क्लियर कर देती हूँ कि ये कोई जेनेटिकल डिसऑर्डर नहीं है जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। ये एक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है। ओनली 1% केसेस में ये देखा गया है कि फैमिली में पीछे कोई डाउन सिंड्रोम का केस हो और आगे भी ये प्रॉब्लम हुई हो। कई बार कुछ केसेस में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे अगर मदर की एज काफ़ी ज़्यादा है तो डाउन सिंड्रोम की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। जैसे अगर मदर की एज 20-25 है तो ओनली 0.1% की प्रोबेबिलिटी होती है। लेकिन अगर मदर की एज 40 या 45 है तो ऐसी कंडीशन में
बच्चे के डाउन सिंड्रोम होने के 3% चांसेस बढ़ जाते हैं। मींस अगर मदर की एज ज्यादा है तो डाउन सिंड्रोम के चांसेस कुछ हद तक बढ़ जाते हैं। डाउन सिंड्रोम एक बड़ी ही कॉमन पाई जाने वाली क्रोमोसोमल प्रॉब्लम है। सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के अकॉर्डिंग यूनाइटेड स्टेट्स में 700 बेबीज में से 1 बेबी डाउन सिंड्रोम का जन्म लेता है। इस तरीके से यूनाइटेड स्टेट्स में हर साल 600 बेबीज डाउन सिंड्रोम के जन्म लेते हैं। अगर ओवरऑल बात की जाए तो 1000 बेबी में से 1 बेबी डाउन सिंड्रोम का जन्म लेता है। तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि हर साल कितने बेबी डाउन सिंड्रोम के जन्म लेते हैं। अगर मैं डाउन सिंड्रोम के बच्चों की फिजिकल अपीयरेंसेस के बारे में बात करूं तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया है, इनकी फिजिकल अपीयरेंस काफ़ी कुछ मंगोलियन लोगों से मिलती जुलती है। जैसे इनकी चिन थोड़ी छोटी होती है, इनकी आईज स्लांट होती है, थोड़ी तिरछी होती है, नोज चपटी होती है, होठ थोड़े मोटे और बाहर की तरफ होते हैं, इनकी टंग थोड़ी लंबी होती है जिसकी वजह से बाहर निकली रहती है और जनरली ये मुंह खोल के रखते हैं और इनकी टंग के बीच में एक लाइन होती है। इसी तरीके से इनके हाथ छोटे और मोटे होते हैं, इनकी हथेली चौड़ी होती है और उसके बीच में लाइन होती है। इनके पैर के थंब और फर्स्ट फिंगर में थोड़ा सा ज्यादा गैप होता है। इन लोगों की हाइट भी काफी कम होती है। एक डाउन सिंड्रोम के मेल अडल्ट की जनरली हाइट 5 फीट 1 इंच होती है, जबकि फीमेल की जर्नल हाइट 4 फीट 8 इंच होती है। इसके अलावा थोड़े मोटे भी होते हैं। इनके इस तरह के अपीयरेंसेस के कारण ही जब ऐसे बेबी का जन्म होता है तो डॉक्टर इनकी फिजिकल अपीयरेंसेस को देखकर लगभग समझ जाते हैं कि बच्चा डाउन सिंड्रोम है और इसके बाद टेस्ट करके कन्फर्मली बता देते हैं कि बच्चों को ये प्रॉब्लम है या नहीं। इसके अलावा प्रेगनेंसी के दौरान भी कुछ टेस्ट करके इजीली पता लगाया जा सकता है कि बच्चा डाउन सिंड्रोम है या नहीं। जैसे प्री नटल स्क्रीनिंग टेस्ट, अल्ट्रासाउंड के द्वारा ये पता चल जाता है कि बच्चे में कुछ इस तरह की प्रॉब्लम है या नहीं। इसके अलावा एक और टेस्ट, डायग्नोस्टिक टेस्ट, जो कि 100% ये बता देता है कि बच्चे में इस तरह की प्रॉब्लम है या नहीं। लेकिन इस टेस्ट में थोड़ा सा रिस्क है, इस कारण कई बार मिसकैरेज हो सकता है। अगर मैं डाउन सिंड्रोम के टाइप की बात करूं तो ये जनरली 2 तरह का होता है। एक होता है मोजाइसिज्म, जिसमें डाउन सिंड्रोम का अफेक्ट कम होता है, और दूसरा होता है ट्रांसलोकेशन, जिसमें डाउन सिंड्रोम सीवियर कंडीशन का होता है। कई बार जब घर में डाउन सिंड्रोम का बच्चा जन्म ले लेता है तो पेरेंट्स में डर बना रहता है कि कहीं दूसरे बच्चों में भी ऐसी ही प्रॉब्लम तो नहीं होगी। माय फ्रेंड, अगर आप भी ये सोच कर परेशान रहते हैं तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि ये एक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, ये जेनेटिकल डिसऑर्डर नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर एक बच्चे में हुआ है तो ये सभी बच्चों में होगा। माय फ्रेंड, आपको डरने या घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर मैं डाउन सिंड्रोम के बच्चे की डेवलपमेंट की बात करूं तो इन लोगों का फिजिकल और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट प्रॉपरली नहीं हो पाता है। इन लोगों का इंटेलिजेंस क्वोटिएंट 25 से लेकर 50 तक का होता है। मींस इनकी मैक्सिमम डेवलपमेंट 50 तक की ही हो सकती है और इनकी मेंटल एज करीब 6 से 8 ईयर के चाइल्ड तक की होती है। लेकिन इसके बावजूद अगर इन बच्चों को प्रॉपर डाइट दी जाए, इनकी प्रॉपर केयर की जाए, इनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए तो इनमें सेल्फ हेल्प स्किल डेवलप की जा सकती है। इनको इतना कैपेबल बनाया जा सकता है कि ये अपनी डेली रूटीन की एक्टिविटी को खुद परफॉर्म कर सके। इसके साथ साथ अगर इनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए, जो नॉर्मल सोशल एक्सेप्टेबल बिहेवियर होता है उसको सीख सकते हैं। इसके अलावा डाउन सिंड्रोम के बच्चों में कई दूसरी तरह की भी प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे इन बच्चों में स्पीच प्रॉब्लम हो सकती है, विजुअल प्रॉब्लम हो सकती है। इन बच्चों का इम्यूनिटी सिस्टम भी काफ़ी वीक होता है, जिसके कारण इनके जल्दी बीमार होने के चांसेस होते हैं। इन बच्चों में प्री मैच्योर एज का अफेक्ट भी होता है, जैसे कम एज में ही इनके पूरी बॉडी पर रिंकल पड़ जाएंगी, इनकी मेमोरी वीक हो जाएगी, इनको कन्फ्यूजन की प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगी। ऐसे बच्चों में एपिलेप्टिक अटैक का भी रिस्क होता है। इन बच्चों को हार्ट से रिलेटेड डिजीज या थायराइड का भी रिस्क होता है। अगर मैं एज वाइज बात करूं तो पहले इन लोगों की एज काफ़ी कम होती थी,
लेकिन अगर इन पर प्रॉपर ध्यान दिया जाए, इनको प्रॉपर डाइट दी जाए, तो इनकी एज 60 से 70 ईयर तक की हो सकती है। अगर मैं डाउन सिंड्रोम के ट्रीटमेंट की बात करूं तो इतनी डेवलपमेंट होने के बावजूद भी माय फ्रेंड साइंस के पास अब तक इसका कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है। हाँ, लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखा जा सकता है, जैसे ज्यादा एज में फीमेल को कंसीव करने से बचना चाहिए, क्योंकि ज्यादा एज में कंसीव करने से बेबी के डाउन सिंड्रोम होने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए माय फ्रेंड, मैं उन लोगों को स्पेशली सजेस्ट करूंगी जो कि ज्यादा एज तक प्रेगनेंसी को टालते रहते हैं, ज्यादा एज में कंसीव करने से बचिए। या कई बार जैसे यूरोप में लोग प्रेगनेंसी के दौरान ही डाउन सिंड्रोम का टेस्ट करवा लेते हैं और अगर बच्चा डाउन सिंड्रोम मिलता है तो उसका अबॉर्शन करवा देते हैं। माय फ्रेंड, अगर आपके घर में कोई डाउन सिंड्रोम का बेबी जन्म ले चुका है तो भी आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। उनकी प्रॉपर केयर कीजिए, उनकी साफ सफाई का थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखिए, उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन फूड दीजिए, उनको स्पेशल स्कूल में भेजिए, स्पेशल टीचर्स के पास भेजिए, तो इनमें सेल्फ हेल्प स्किल डेवलप की जा सकती है। इनको इस योग्य बनाया जा सकता है कि अपने खुद डेली रूटीन की एक्टिविटी को परफॉर्म कर सके। इसके साथ साथ अगर इनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए, जो नॉर्मल सोशल एक्सेप्टेबल बिहेवियर होता है उसको सीख सकते हैं। आप थोड़ा सा पेशेंस से काम लेने की कोशिश कीजिए। माय फ्रेंड, ये समझने की कोशिश कीजिए कि जैसे दूसरे बच्चे होते हैं वैसे ही वो भी एक मासूम बच्चा है, बस उनसे थोड़ा सा अलग है। अगर आपके घर में ऐसा बच्चा है तो प्लीज़ उस पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दीजिए, और अगर आपके नोन में या फ्रेंड में कोई ऐसा बच्चा है तो उनके पेरेंट्स को इस बारे में अवेयर कीजिए, और प्लीज़ मेरी इस वीडियो को उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और मुझे पता है दोस्तों, आप ऐसा ज़रूर करेंगे। माय फ्रेंड, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू। अगर नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए, ताकि इसी तरीके से और भी वीडियो लेकर मैं आपसे जुड़ती रहूं। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।